नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज शरावती जल विद्युत परियोजना के बारे में। इसको लेकर एक विवाद हो चुका है। हालांकि विवाद नया नहीं है। इस परियोजना को लेकर बहुत सारे विवाद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में शरावती जल विद्युत परियोजना पर अभी कुछ नए टाइप का विवाद हुआ है। आइए उसको हम डिटेल में जानते हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी आप यहाँ पे हमारी क्लासेस देख सकते हैं। इस समय आपको जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस प्राप्त हो रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना लेक्चर सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको लेक्चर मेथड द्वारा क्लास ले रहे हैं। आपको सिर्फ सुनना है और पॉइंट्स को ग्रहण करना है। हाथ में पेन और कॉपी लेके, डायरी लेकर उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन लाइनर फॉर्म में लिखना है, जिससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। खैर, आइए करंट अफेयर्स की सीरीज में कर्नाटक में शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट PSHP ने जो विवाद खड़ा कर दिया है वो क्या है। आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य 2000 मेगावाट बिजली पैदा करना है और साथ ही बेंगलुरु को पीने का पानी भी उपलब्ध करवाना है। हालांकि इसे पश्चिमी घाटों को होने वाले पारिस्थितिकी नुकसान के बारे में चिंतित पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों से कड़े विरोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। परियोजना क्या है, परियोजना का डिटेल आप जानिए। परियोजना शरावती PSHP में ऊपरी और निचले जलाशयों का निर्माण शामिल है। ऑफ पीक घंटों के दौरान पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाएगा और पीक डिमांड के दौरान नीचे की ओर छोड़ा जाएगा। यह परियोजना तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना की तर्ज पर बनाई गई है। इसके लिए 5 सुरंगों और 8 पंपिंग स्टेशनों की आवश्यकता है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इन्वायरमेंट या पर्यावरणीय चिंता क्या है, तो यह परियोजना शरावती घाटी के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाल रही है या डाल सकती है, ऐसा चिंता व्यक्त किया जा रहा है। जो लुप्तप्राय शेर पूंछ वाले मैकॉक और कमजोर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का घर है। यानी कि ये जो जीव हैं, मैकॉक जो शेर पूंछ वाले होते हैं और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस साइट के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर 360 एकड़ प्राचीन वन भूमि की आवश्यकता है। जैव विविधता का नुकसान चिंताजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि कर्नाटक का वन क्षेत्र राष्ट्रीय लक्ष्य 33% की तुलना में केवल 20% है। जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं, उनका तर्क ये है कि यह परियोजना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, इसको थोड़ा सा हम जान लें, फिर आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश के वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है। इस अधिनियम के तहत अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने का प्रावधान किया गया है। वन्य जीवों और उनके आवासों का प्रबंधन, वन्य जीवों और उनसे बनने उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना, लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार, अवैध शिकार और व्यापार को रोकना, चिड़ियाघरों को मान्यता देना और उन्हें विनियमित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में जानवरों के स्थानांतरण के लिए नियम बनाना, वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सूची बनाना, वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना, लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार, अवैध शिकार और व्यापार को रोकना और वन्य जीवों और उनके आवासों का प्रबंधन करवाना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियम है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू था। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान में सैकड़ों राष्ट्रीय उद्यान, 101 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं। केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण निदेशक और
उसके अधीनस्थ सहायक निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है। राज्य सरकारें एक मुख्य वन्यजीव वार्डन, जिसे CWLW कहते हैं, की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, जो विभाग के वन्य जीव विंग का प्रमुख होता है और राज्य के भीतर संरक्षित क्षेत्रों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे इसके कार्य तो हमने बता दिए। अपवाद क्या है? इस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किसी जंगली जानवर को राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन से अनुमति लेने के बाद ही मारा जा सकता है। वह मानव जीवन या संपत्ति के लिए अगर खतरा बन गया है तब, यानी कि कोई मान लीजिए हाथी पागल हो गया है, कोई शेर या तेंदुआ गांव में घुस गया है, इस स्थिति में विशेष अनुमति लेकर ही कुछ कार्य किया जा सकता है या उसे पकड़ा जा सकता है। वह विकलांग है या ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे निजात पाना संभव नहीं है। इन सारी चीज़ों को अपवाद के रूप में रखा गया है। साथ ही साथ निर्दिष्ट पौधों को काटने उखाड़ने पर भी प्रतिबंध है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। मुख्य वन्यजीव वार्डन शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, किसी जड़ी बूटी के संरक्षण आदि के उद्देश्य से किसी विशिष्ट पौधों को उखाड़ने या एकत्र करने की अनुमति दे सकता है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई संस्थान व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और संरक्षण करता है। विभिन्न निकायों का गठन करता है। सरकारी संपत्तियों यानी कि अधिनियम के मुताबिक शिकार किए गए जंगली जानवर, कीड़े के अलावा जानवरों की खाल से बनी वस्तुओं या किसी जंगली जानवर का मांस और भारत में आयात किए गए हाथी दांत एवं ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु सरकार की संपत्ति मानी जाती है। अधिनियम के तहत कुछ निकाय गठित किए गए, जैसे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जिसे NBWL कहते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समितियां होती हैं। राज्य वन्य जीव बोर्ड होता है SBWL होता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण होता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA होता है और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB होता है। और अधिनियम के तहत बहुत सारी चीज़ होते हैं और उन सारी चीज़ों के हिसाब से जो है संरक्षण का काम किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने आपको शॉर्ट में दे दी है। अब आइए जानते हैं जो शरावती जल विद्युत परियोजना है उसमें क्या कहा गया है। अनुमान है कि इस परियोजना से जितनी बिजली पैदा होगी उससे ज़्यादा खपत होगी। अनुमान है कि इससे सालाना 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी होगी, जबकि पंपिंग के लिए लगभग 14,833 मेगावाट बिजली की खपत होगी। इससे परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठते हुए दिखाई दिए। खासकर राज्य की बिजली की अधिकतम मांग को देखते हुए व्यवहार्य रूप में रिपोर्ट से पता चलता है कि बढ़ती मांग के कारण और भी महंगी परियोजनाएं की आवश्यकता हो सकती है। इसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बोली प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए स्थगन आदेश जारी किया है। कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड KPCL ने चल रहे कानूनी विवादों के बावजूद मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL को ठेका दिया। निविदा प्रक्रिया में पक्षपात और प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोप लगाए गए, खासकर बोलियों के लिए कम समय सीमा के संबंध में आरोप हैं। वहीं विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की निंदा की है, क्योंकि उसने कथित तौर पर कुछ खास हितों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर को तेजी से आगे बढ़ाया है। कार्यकर्ता इस परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियों के लिए लामबंद हो रहे हैं। यह स्थिति भारत में ऊर्जा विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच तनाव को दर्शाती है और यही शरावती जल विद्युत परियोजना के विवाद के कारण बन रहे हैं। वहीं शरावती परियोजना भारत के ऊर्जा लक्ष्यों और पारिस्थितिकी स्थिरता के बारे में व्यापक सवाल उठाती है। जैसे जैसे विरोध बढ़ता जा रहा है और कानूनी चुनौतियां सामने आ रही हैं, पश्चिमी घाट और इसकी लुप्तप्राय प्रजातियों का भविष्य अनिश्चित बनते जा रहा है। तो ये रही चीज़ें कर्नाटक की विवादास्पद शरावती जल विद्युत परियोजना के बारे में हमने जाना, जो विवादों में बनी हुई है। क्या वर्तमान में विवाद है वो आपने जान लिया है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या चीज़ें आप चाहते हैं MPS हिंदी से वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।